राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों यदि आप भी 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं तो अपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, आपके हाथों में बिल्कुल समय नहीं है और इस समय में आप जितना ज्यादा फोकस करोगे उन क्वेश्चनों पर जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ध्यान दीजिए, अगर समय समझने में लगाओगे, देखने में लगाओगे तो भैया समय बर्बाद होगा और एग्जाम की तैयारी हो नहीं पाएगा और नंबर इतना गंदा आएगा कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न देखने वाला हूं। अब ध्यान दो भैया, ये वीडियो खास क्यों होने वाला है। यदि आप मात्र ये 50 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो ना तो 100% की गारंटी है मेरे भाई कि यहीं से पेपर में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा मेरे भाई। ये मैं लिख कर देता हूं 100% की गारंटी के साथ। देखिए समय कम है और इसमें शक करोगे, अगर मजाक करोगे तो पछताना पड़ेगा। विश्वास करो, नोटबुक में इसको क्वेश्चनों को 50 क्वेश्चनों को लिखो और याद करो जल्द से जल्द। उसके बाद आगे तो क्वेश्चन आपको देता ही हूं मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मौलता होती है। शुद्ध जल की मौलता होती है 55.56। इसे याद कर लो, रट्टा मार दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 21 साल नहीं पूछा गया ये भैया, पूछो मत मुझसे। किसी भी साल का सेट उठा के देख लो, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको मिलेगा ही मिलेगा ये। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 180 GM 180 ग्राम, बोलिए 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो ध्यान दीजिए, मोल कैसे निकालते हैं। मोल निकालते हैं भार बटे अणुभार से। तो भार कितना है यहाँ पर 180 है और जल का अगर अणुभार बोले तो 18 होता है। 18 से 180 कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 मोल। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन है किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण होता है। किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण होता है। तो वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब और एक और होता है क्वथनांक पे उन्नयन। ये 4 प्रासरण गुण याद कर लीजिए, अणुसंख्य गुण तैयार कर लीजिए। अणुसंख्य गुण जब भी पूछे तो 4 याद रखिएगा। एक वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब और क्वथनांक में उन्नयन, ये चारों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किसका प्रासरण दाब सबसे कम होता है। तो स्वर्ण विलयन का होता है। स्वर्ण विलयन वे विलयन होते हैं जो पृथक नहीं हो पाते हैं और जो विलयन पृथक मतलब बट नहीं पाते, हट नहीं पाते, अलग नहीं हो पाते, उन विलयनों का प्रासरण दाब क्या होता है, सबसे कम होता है, जैसे कि स्वर्ण विलयन। आगे कि न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है तो भैया पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए ये सब जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है भैया कि आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखिएगा और उन सभी क्वेश्चनों के साथ मिलाइएगा। सारा का सारा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। तो ये की जा सकती है M गुणे TB गुणे WA बटे में 1000 गुणे W। ठीक, याद रखिएगा। इससे आप मूल्यांकन स्थिरांक केबी की गणना क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं उसका मान। 5 मिलीग्राम, देखिए ये वाला याद कर लीजिएगा सूत्र। ऐसे इसी टाइप में के 4 सूत्र देंगे, उसमें से कोई एक सही होगा जो कि यही होगा। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि सर ये कैसे वो कैसे, अभी जो मिला वो याद करो, रट्टा मारो किसी तरह। 5 मिलीग्राम NaCH प्रति लीटर होता है तो 5 ppm होता है। जब प्रति लीटर होता है पूछे ना कितना भार देकर, तो जितना भार देगा उतना ही ppm होगा। 10 देगा तो 10 ppm, 12 देगा तो 12 ppm। याद रखिएगा, इस बार को नंबर चेंजिंग कर सकता है बस। ठीक, यहाँ पर 10 देगा तो 10 ppm, 12 देगा तो 12 ppm, याद रखिएगा। किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो 1% वाले CaCl2 को। ठीक, CaCl2O को। आगे ध्यान दीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती दर्शाता है। तो विलयन की मोलरता के सीधा समानुपाती दर्शाता है। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात किसको दर्शाता है, तो विलयन की मोलरता के। ठीक, अगला क्वेश्चन, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता होता है तो घटता है।
तनुता पर जब आप बढ़ाएंगे तो विश्लेषणता क्या होगी, घटेगी। इस बात को याद रखिएगा। वैद्युत अपघटय पदार्थ नहीं है। वैद्युत अपघटय कौन से पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो टूटते नहीं है, जो विस्थापित नहीं होते हैं, टूट के मतलब अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे NaCl है तो NaCl को जब हम जल में घोलेंगे तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ये पृथक हो रहा है। अगर मान लीजिए उसी प्रकार हम बात करें तो KOH है, अगर इसको जल में घुलेंगे तो K अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा। उसी प्रकार उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटय पदार्थ कहते हैं। लेकिन ये बोला है कि वैद्युत अपघटय पदार्थ नहीं है, जो नहीं टूटे, वो क्या है, यूरिया। यूरिया पृथक नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भरात्मक अनुपात होता है। भरात्मक अनुपात होता है तो 8:1। कितना, 8:1। इसे याद कर लीजिएगा। धातु के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 स्थापित नहीं कर सकती है, वो है तो Cu है। ये Cu ऐसा है कि वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। इस बात को याद रखिएगा। और देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़िएगा, 2 बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो मेहनत तो अभी तो करना पड़ेगा ना। कुछ बच्चे पूछे थे सर अभी के समय में कितना देर पढ़ना चाहिए, भैया 24 में से 18 घंटा पढ़ना चाहिए अभी के। तो क्योंकि एग्जाम सर पे है और तुम 6 घंटा का नींद लोगे, 2 घंटा खाना खाओगे, 1 घंटा मोबाइल चलाओगे, भैया ये काम आप एग्जाम बाद भी कर सकते हो। अभी मोबाइल दूर हटाओ, मोबाइल बस पढ़ाई करने के लिए यूज करो, ठीक। और घूमना बंद कर दो, खाना पीना थोड़ा कम करो। हाँ मत खाओ, अरे नहीं 4 दिन खाओगे, 10 दिन नहीं खाओगे तो मर थोड़ी ना जाओगे मेरे भाई। लेकिन एग्जाम पर ध्यान दो। एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। आपके लाइफ के लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि CuSO4 को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि CuSO4 को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है ये Cu को अपचयित हो जाता है, अपचयित कर देता है, उसको गायब कर देता है, हटा देता है, तो जिससे बचता ही ना है वो। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु एक ऐसा एक फाइबर का वो एक संरचना होता है जो 2 विलयनों को जोड़ता है। मतलब एक बीकर में हमने एक विलयन ले लिया, दूसरे बीकर में हमने विलयन ले लिया, अब दोनों विलयन को जोड़ना है तो किसके द्वारा जोड़ेंगे, लवण सेतु के द्वारा जोड़ेंगे, ठीक। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने वाला सेल का वोल्टेज होता है तो अचानक शून्य हो जाता है। जैसे शून्य वोल्टेज होगा तो लवण सेतु को क्या कर देगा, हटा देगा। क्या कर देगा, हटा देगा, याद रखिएगा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। जो वेग स्थिरांक होता है ये ताप बढ़ाने में बढ़ेगा, ताप घटाने पर घटेगा, इस बात को याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है तो S इनवर्स है। क्या है, 1 मिनट, S इनवर्स है, याद रखिएगा। और इसका मीटर इनवर्स भी मात्रक हो सकता है, S इनवर्स भी और मीटर इनवर्स भी इसका मात्रक हो सकता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या स्थिरांक का मात्रक होता है शून्य। देखिए प्रथम कोटि के लिए तो सेकेंड इनवर्स, और शून्य कोटि के लिए बात करें तो मोल प्रति लीटर सेकेंड, मोल प्रति लीटर सेकेंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल का संबंध है तो K क्या, K बराबर 0.6932 बटे में T हाफ, इसे क्या बोलेंगे, T हाफ बोलेंगे। तो अगर अर्धायु काल का सूत्र पूछे किसकी, प्रथम कोटि की, तो उसका सूत्र होता है K बराबर 0.6932 बटे में T हाफ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। रंगीन आयनों का निर्माण कब संभव होगा, जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे, तभी रंगीन आयनों का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि CuEn टू Cl2Cl में CO का समन्वय संख्या है। तो CO का समन्वय संख्या है ना, तो ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात कीजिएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए En का जो मतलब ऑक्सीकरण संख्या होता है वो बिल्कुल 0 होता है, इसका कोई 0 होता है। प्लस में यहाँ पर Cl का जो होता है वो 2 होता है, 1 होता है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। और Cl का जितना होता है वो 0 होता है, 2 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में x, क्योंकि Ca का निकालना है तो -2 हो जाएगा, -2 और ये 6,
4 6 हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आया? मैं जानता हूँ नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं खुद ही समझ गया, अंदर ही नहीं समझ आया कि मैं इस तरह समझा रहा हूँ, बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। तो एक टेंशन मत लीजिए, ये पीडीएफ में नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि इसमें जगह थोड़ा कम मिल रहा है, तो नहीं समझ पाइएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अभी तो नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसी सारे क्वेश्चनों को मैं फिर से कॉपी में कराने वाला हूँ, तो वहाँ पर मैं कराऊंगा तो समझा दूंगा। बस यहाँ पर जो आंसर दिया जा रहा है उसको लो और याद करो, लो और याद करो, लो और याद करो। अब इसका समन्वय संख्या बोला गया तो याद कर लो कि 6 है। कितना याद कर लो कि 6 है। अब दिमाग मत लगाओ कि 6 कैसे आया, तो अभी रट्टा मार दो, बस ये काम समझो। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि CuCN4 का पावर 3 आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या है तो +1 है, याद रखिएगा। CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है तो फास्जीन देता है, जिसका सूत्र होता है COCl2 देता है। ठीक है ना। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि हेलोफ्राम किसके टाई हेलोजन व्युत्पन्न है, तो मेथेन के। किसके व्युत्पन्न है? मेथेन के, जिसका सूत्र होता है CH4। याद रखिएगा, नाम की जगह पर कभी कभी ऑप्शन में सूत्र भी दे देता है, तो याद रखने वाली है। ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है तो एल्कोहल को पहचाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है तो जाइमेस है। क्या है? जाइमेस। अगला क्वेश्चन है कि फार्मेल जलीय विलयन है फॉर्मेल्डिहाइड का। फार्मेल जलीय विलयन किसका है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, फिनॉल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके देता है तो ओ नाइट्रोफिनॉल देता है। क्या देता है? ओ नाइट्रोफिनॉल देता है। अगला क्वेश्चन, फेलिंग विलयन का अपचयन कर सकता है तो फार्मिक अम्ल कर सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड कर सकता है और एसिटाल्डिहाइड कर सकता है। फेलिंग विलयन का अपचयन कौन कौन कर सकता है? फार्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है तो बेंजोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? बेंजोइक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है तो मेथिल एसीटेट है। क्या है? मेथिल एसीटेट है, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहलाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं, याद रखिएगा। वह कौन से यौगिक हैं, अभिकर्मक है जो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों से अभिक्रिया कर ले तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, याद रखिएगा। आइडोफ्राम परिक्षरण देने वाला यौगिक है तो CH3 2 CHOH, CH3 2 CHOH, याद रखिएगा। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन कि C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव है तो 4। कितने? 4। अमीनो का जलीय विलयन है या होता है तो उभयधर्मी होता है। अमीनो का जलीय विलयन क्या होता है? उभयधर्मी होता है। अगला क्वेश्चन है कि एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है तो KOH है। कौन है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं तो मीथेन का तेल कहते हैं। मीथेन का तेल कहते हैं किसको? नाइट्रोबेंजीन को। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। इसका नाम होता है आइसोसोनाइड, ऐसे भी होता है आइसोसोनाइड, आइसोसोनाइड। ठीक, आइसोसोनाइड। ठीक, कुछ लोग आइसोसोनाइड बोलता है ऐसे करके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, प्राथमिक एमिनो के परिक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको भैया बढ़िया से याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे 41 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर अंतिम उत्पाद बनता है। नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? एनिलीन बनता है। क्या बनता है? एनिलीन। वह यौगिक जो डाइसैकेराइड है तो सेलुलोस है। डाइसैकेराइड कौन है? सेलुलोस है। अगला क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोस।
लैक्टोस। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? तो लैक्टोस है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है? तो 4। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है? तो 4 है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा क्षारक होता है? तो थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, एडेमिन होता है। थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, एडेमिन होता है। इन तीनों क्षारक का नाम याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको जरूरी बातें बता देता हूं। यदि आपकी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 73 49 83 18 और 32। ठीक, ये नंबर पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं भाई? फोन कर सकते हैं। ठीक, और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी पीडीएफ, जैसे यही वाला पीडीएफ चाहिए, तो इसका 1 रुपया नहीं लेता हूं भैया, 1 भी रुपया नहीं, बिल्कुल 0 रुपया में। कहां पे दे दूंगा? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अपना साइन इन करके सर्च कर लीजिएगा देवासर क्लासेज, और मेरे वहाँ पर देवासर क्लासेस सर्च कीजिएगा, मेरा आईडी आ जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जो सब्जेक्ट का पीडीएफ मांगिएगा उस पीडीएफ में दे दूंगा आपको बिल्कुल फ्री में। ठीक, और बात रही है, एक इतना सारा काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो एक काम आप मेरे लिए कर लीजिए। आपके घर में जितने सारे फ़ोन हैं, जितने सारे फ़ोन में जितने सारे ईमेल हैं, 4 हैं 5 हैं, जितने भी ईमेल हैं, सबसे सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मतलब जल्द से जल्द यार 50 के फैमिली को तो पूरा करो। 50,000 फैमिली अपनी पूरा हो जाए तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद हम लोग इंजॉय बहुत किया जाएगा, और फिर आगे भी आप लोग के लिए 12th के बाद भी आप लोग के लिए मैं बहुत सारे कोर्स लेके आ जाऊंगा। अगर 50 के फैमिली आप पूरा करा दे रहे तो भैया जल्द से जल्द करा दो। ठीक, चलो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, करा देना यार प्लीज़ 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 प्लीज़। मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, भैया के फ़ोन से, दीदी के फ़ोन से, या जिसका जिसका फ़ोन है, चाचा चाची, लेके कर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या 1 रुपया लगता है क्या? ये बताओ कि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो एक सब्सक्राइब करते हो तो क्या मुझे पैसा कुछ देते हो क्या? नहीं ना। लेकिन सोचो, आपके 5-6 सब्सक्राइब करवाने से, आपके घर के फ़ोनों से सब्सक्राइब कराने से, 50 के फैमिली पूरा होने से मेरे अंदर एक जुनून आ जाएगा, जोश आ जाएगा कि हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ तो बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं बहुत आगे काम करूँगा और बहुत मेहनत से काम करूँगा और आपके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। ठीक है ना? तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि एस्कार्बिल अम्ल का नाम है विटामिन सी का। एस्कार्बिल अम्ल किसका नाम है? विटामिन सी का नाम है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, कैल्सीफेरॉल कहलाता है तो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल कहलाता है, विटामिन डी कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, तो सेलुलोज जो है ये मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, और एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एमिनो अम्ल के निर्माण की इकाई होती है तो प्रोटीन होती है। एमिनो अम्ल की निर्माण की इकाई होती है तो प्रोटीन होती है। इस बात को याद रखिएगा। शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है तो क्या है? ग्लाइकोजन है। क्या है भाई? ग्लाइकोजन है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके रहे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक काम कर सकते हैं, एक कॉपी खरीद लो, एक कॉपी 20 वाला खरीद लो, और इस पर 5 जितना भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों का एमसीक्यू लिख लो। मैंने फिजिक्स का 50 एमसीक्यू करा दिया है, जिसमें से उसी में से आएगा। केमिस्ट्री का करा ही दिया, अब बच्चा हिंदी तो उसका भी करा देता हूँ। जो सब्जेक्ट बच्चा वो मैं करा दूंगा। आपको उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, दिमाग पर उस टेंशन को क्या कर दीजिए? उतार दीजिए। ठीक है ना? चलिए, और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि भैया आप बेहतरीन तैयारी करो और मेहनत लगा दो, अपनी पूरा जान झकझोर दो। ठीक, क्योंकि देखिए आप मानिए चाहे मत मानिए, अभी वही समय है, अभी वो समय है जिसमें आपको मेहनत करना चाहिए। अगर ये हाथ से निकला ना तो भैया फिर जिंदगी भर पछताना पड़ जाएगा। घूमने के लिए तो आपको आगे बहुत समय मिल जाएंगे, टहलने के लिए, बोलने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत सारे समय है। लेकिन आप खुद सोचो ना, क्या ये जब आप 12th का एग्जाम दे दोगे और आपको तो फेल होना नहीं है, तो आप भी जानते हो कि आप फेल नहीं होगे, आप पास हो जाओगे। सोचो कि आप एग्जाम दिए और भगवान ना करे आपका नंबर कम आ गया, तो क्या आप दोबारा 12th का पेपर देने आओगे? क्या नहीं आओगे ना। वही नंबर लेके आपको पूरा जिंदगी भर जीना पड़ जाएगा। तो 10 दिन में अगर झकझोर के मेहनत करने से यदि आपके पूरे लाइफ के लिए अगर बढ़िया नंबर आ सकता है,
तो भैया आप 10 दिन मेहनत काहे नहीं करते? क्यों? अगर मेहनत करने से अभी पीछे हट रहे हो तो भैया मैं गारंटी देता हूं कि आगे जाकर आपको मजदूरी करनी पड़ जाएगी। तो टारगेट पहले बना लो कि हाँ मुझे 10 दिन के अंदर तैयारी करना है और तैयारी करके मुझे बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज लाना है, बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आना है। समझ रहे मेरी बातों को? तो अगर आप ये टारगेट बना लेते हो, ये लक्ष्य बना लेते हो और इसके ऊपर काम करते हो और मेरे साथ रहते हो, क्योंकि मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। मेरे मतलब देखो, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसे तैयार किया करो, तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उन सारे क्वेश्चनों से आप क्या कर सकते हो, आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हो। तो एग्जाम की तैयारी बेहतरीन कीजिए, पीछे मत हटिए और मुकाबला कीजिए, लड़िए और दिखा दीजिए कि आपके अंदर भी वो हौसला है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।